हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी 100 मार्क्स का जो सिलेबस है उसका लेसन 7 ओ सदा निरा करने वाले हैं। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ओके, तो आप प्लीज़ लास्ट तक इस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, आंसर मिलना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कंसेप्ट को समझना, उसको दिमाग में इस तरह से स्टोर करना ताकि भूले नहीं। एग्ज़ाम में एक एक शब्द आपको याद आए, ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, और मिशन हमारा क्या है? 95% प्लस मिशन। मैं जब से ये अपना मिशन शुरू किया हूँ आप लोग के लिए, तो करीबन लॉकडाउन के पहले से ही शुरू हुआ है, लॉकडाउन के पहले से ही। तो हमारा एक ही मकसद है कि आप जितने लोग भाई स्टडी कर रहे हो उस मकसद से स्टडी करो, 95 प्लस का टारगेट रखो। ओके, तो इस हिसाब से आपको एक एक चीज़ पे नज़र रखना होगा, बारीकी से स्टडी करना होगा, एक एक टॉपिक को समझना होगा, एक एक वर्ड को क्लियर करना होगा। बहुत बच्चे बोलते हैं सर हमें वर्ड समझ में नहीं आ पाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा पार्टी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करो उसको समझने का, बिकॉज वो आपके सिलेबस का चीज़ है तो आपको समझना ज़रूर पड़ेगा। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन करके आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बोल सकते हो कि सर ये क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम है। आई होप कि आपको मैं वो चीज़ क्लियर ज़रूर कराऊंगा। ओके, मेरा यही मकसद है भाई, हर जगह पे शिक्षा पहुंचाना है, हर जगह पे फ्री में, बिल्कुल किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है और आगे भी नहीं लिया जाएगा। ओके, तो आप लास्ट तक ज़रूर क्लास को देखिए। और इससे पहले अगर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप नए हो भाई, तो इससे पहले के भी जो चैप्टर हैं उसका एक एक वर्ड करके मैंने एक्सप्लेन करके समझा रखा है। बहुत अच्छा ट्रेंड है, वो चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। उसको बहुत बहुत थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और आप भी उसे ज़रूर देखें ताकि आपका भी कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो और उसका एक नोट्स अच्छा सा बनाते चलो आप लोग। ठीक है, सुबह 9 बजे का भी क्लास चल रहा है, शाम 4 बजे इंग्लिश के भी क्लास चल रहे हैं और रात को ये 9:30 बजे वाला क्लास है। आप डेली ज्वाइन करो, डेली ज्वाइन करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब ये बातें आपके लिए एक इंस्ट्रक्शंस था। तो चलिए, चैप्टर का नाम पहले हम समझते हैं, ओ सदा नीरा, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर और यह एक निबंध है। बच्चा लोग क्या है? ये निबंध है। ओके, हटो जी, हाँ, तो ये एक निबंध हो गया, आपको ध्यान रखना होगा। ये एक निबंध हो गया जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा का अर्थ क्या होता है? सदा का मतलब हो गया हमेशा, सदा का मतलब हमेशा हो गया। और नीरा शब्द का अर्थ होता है, जो हम लोग पर्यायवाची शब्द जल का यूज़ करते हैं, नीर, तो जल हो गया, यानी कि पानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी, यानी कि हमेशा पानी भरी रहने वाली गंडक नदी के बारे में लेखक ने चर्चा किया है। यानी कि ये जो निबंध है गंडक नदी और उसके आसपास, गंडक नदी एवं उसके आसपास के क्षेत्र को केंद्र मानकर लिखा गया है। कौन लिखे हैं? जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ क्या आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर, हर जगह पे फोकस करना है, हर जगह पे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव अंदर से ही निकाले जाते हैं चैप्टर के। ठीक है ना? तो ये एक निबंध है, इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। और ये जो लेखनी है ओ सदा नीरा, ये किस नदी को केंद्र माना गया है? गंडक नदी। चूँकि नदी की चर्चा सदा नीरा, हमेशा नीर, नीर का मतलब पानी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए पहले हम लोग लेखक का परिचय कर लेते हैं। लेखक के बारे में जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानकारी के हिसाब से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेसेसरी होता है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लेखक थे आदरणीय जगदीश चंद्र माथुर और इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को। और इनकी मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था 14 मई 1978 को। सो प्लीज़ आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 1 2 3, बहुत ही सुंदर। अब चलते हैं हम आगे। इनका जन्मभूमि कहाँ पे, मतलब कहाँ पे जन्म हुआ था? खुर्जा बुलंदशहर में, शाहजहाँपुर जिला, उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ तो बस देखने का चीज़ है, इसमें कोई विशेष चर्चा नहीं है। कर्म क्षेत्र इनका क्या था? नाटककार एवं लेखक थे। ये नाटककार थे और लेखक थे। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। कार्य इनका क्या था? 1944 में बिहार के वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किए थे। ये 1944 में बिहार के वैशाली महोत्सव, बड़ा ही ज़बरदस्त और प्रसिद्ध महोत्सव हमारे बिहार का माना जाता है। तो इनका बीजारोपण का मतलब शुरुआत यहीं किए थे। कौन?
जगदीश चंद्र माथुर। कब किए थे? 1944 में। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक थे। AIR में, आकाशवाणी इन्होंने ही नाम रखा था। AIR ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक थे। और आकाशवाणी जो आप लोग सुनते हो ना रेडियो चैनल पे, वो चीज़ इन्हीं का था, मतलब इन्होंने उनका नामकरण किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार भी थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार भी थे। कौन कौन? जगदीश चंद्र माथुर। बिल्कुल अच्छे से सुनते रहना है और समझते रहना है, तब जा कर के अच्छे से क्लियर होगा। और मैं तो प्रॉमिस करता हूँ कि बता देने के बाद और ये क्लास देख लेने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से या किसी भी चैप्टर से नहीं छूटेगा। जिस चैप्टर का मैं आपको वीडियो अगर दे देता हूँ, अगर वो आप देख लेते हो तो प्रॉमिस 100% बता रहा हूँ ना कि एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं छूटेगा। बस ध्यान से सुनो, समझो तो, और थोड़ा तो मेहनत आपको जरूर करना पड़ेगा, है ना। शिक्षा की अगर बात करें इनकी, तो ये प्रयाग विश्वविद्यालय यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी से थे। 1941 में ICS की परीक्षा इन्होंने पास की। 1941 में ICS की परीक्षा इन्होंने पास की। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए अमेरिका चले गए और उसके बाद वहाँ से आए तो बिहार के शिक्षा सचिव हो गए। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। बस एक इसका भी स्क्रीनशॉट बच्चा लोग जल्दी से फटाफट 1 2 3। सम्मान की बात करते हैं। इनका सम्मान, इनको विद्या वारिधि की उपाधि दी गई थी। विद्या वारिधि जो लेखक होते हैं ना, बहुत एक अच्छा उपाधि होता है। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सी उपाधि दी गई थी, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि विद्या वारिधि की उपाधि दी गई थी। 4 गो लेखक का नाम रहेगा, उसमें ध्यान रखेंगे जगदीश चंद्र माथुर को मिला था। कालिदास अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था और ये बिहार राज्यसभा पुरस्कार भी इनको दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना कि विद्या वारिधि की उपाधि इनको मिली थी, जगदीश चंद्र माथुर जी को कालिदास अवार्ड भी मिले थे और बिहार राज्यसभा पुरस्कार भी मिले थे। ओके, चले आगे। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छे से बताओ सब। ये लेखक परिचय समझ में आया ना? बहुत ही बढ़िया। इनकी मुख्य कृतियाँ क्या है कि वैसे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लेखनी लिखे थे, बट आपको मैं मुख्य कृतियाँ आपके सिलेबस के आधार पर दिया। मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क, बंदी, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक और गगन सवारी। ये चीज़ें इनकी लिखी हुई थी। तो ये चीज़ें आपको याद करना होगा, मतलब कि बार बार इसे प्रैक्टिस करना होगा। ओके, और वो प्रैक्टिस समझने के व्यू से होना चाहिए कि ये जितनी भी कृति आप देख रहे हो ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे पूछ देगा कि भोर का तारा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। यह निबंध उनकी पुस्तक बोलते क्षण से प्रस्तुत है। बोलते क्षण उनकी एक पुस्तक थी जहाँ से इस निबंध को निकाला गया है। ओ सदा निरा, और ओ सदा निरा आपको समझ में अच्छे से आ गया, ठीक है ना। बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि है, उस वहीं पे मतलब पूरा यहाँ पे चर्चा हुआ है उसी चीज़ की, यहाँ पे लेखक ने एक्सप्लेन किया है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। सो आप जरूर दम शांति से समझिएगा एक एक चीज़ को, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अपने वर्ड में उत्तर दिया गया है, अपने ही शब्दों में मैंने उत्तर ये चीज़ लिखा है आपके लिए, आप इसे ज़रूर अच्छे से समझना। क्वेश्चन है पहला। वैसे तो आपको सबसे बढ़िया से अगर समझना हो तो प्लीज़ आप एक बार चैप्टर अपना पढ़ लिया करो घर पे, उसके बाद आप पढ़ लोगे ऑलरेडी पहले से, तो यहाँ पे और क्लियर होगा। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पढ़े हो तो आई होप मैं कोशिश करूँगा पूरे समझाने का, और आप अगर साइलेंट होकर के अच्छे से समझोगे। चैट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, चैट पे पॉजिटिव चैट पे ध्यान देना है, बाकी चैट पे कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। आप सिर्फ अपना काम करो। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है? देखो, चंपारण में पहले बहुत जंगल था, बहुत ज़्यादा जंगल था, बहुत घना जंगल था, बाढ़ आती थी। क्योंकि वहाँ पे किनारे नदी भी थी तो कोई टेंशन नहीं, हर जगह पे बाढ़ आती है, बट जंगल वहाँ पे था, बहुत क्षेत्र में फैला हुआ था। सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। जंगल फैला हुआ था तो जो वृक्ष की जड़ें होती है वो पानी को रोकती है। सिंपल समझ में आता होगा, पानी चल रही है और बीच में रुकावट है, पेड़ पौधे हैं, तो वो ऑलरेडी थोड़ा तो रुकावट जरूर करेगा, तो बाढ़ तो आएगा बट प्रचंड नहीं आएगा। लेकिन एक बार की बात है, ऐसा हुआ धीरे धीरे वृक्ष कटने लगे
और कुछ आक्रमणकारी हुए। गयासुद्दीन तुगलक और हरि सिंह देव कर्नाट वंश के राजा थे, इन लोगों के बीच भीषण युद्ध हुआ। और उस युद्ध के चक्कर में ये वृक्ष में के अंदर ही मतलब जंगल में छुपे हुए थे, तो वहाँ से तलवारें चलने लगी, बस वृक्षों की कटाई होने लगी। बहुत अपने काट काट कर गए, मतलब वृक्षों को काट काट कर वो लोग रास्ता बनाना शुरू कर दिए। तो इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे पेड़ों की कटाई होने लगी और वहाँ पे अब समतल हो गया। तो प्रचंड बाढ़ तो जरूर आएगा। देखो समझना है कि चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था, अपना शब्द है। समझ में आ रहा है ना कि चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था जो कि पानी को रोकता था। सही बात है। धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद वो महावन समतल हो गया। महावन समझते हो ना, वनों का वन, महावन मतलब विशाल वन था, घना जंगल था। वो धीरे धीरे क्या हो गया, समतल हो गया। समतल का मतलब क्या, वहाँ पे वृक्ष नहीं रहा, बराबर हो गया। बाढ़ के पानी का बहाव में कोई रुकावट नहीं होता था। अब तो कोई रुकावट नहीं होगा, पानी चल रहा है तो बस सीधे तेजी से निकल रहा है। पहले तो जंगल का रुकावट था ना, कि जंगल की वो जड़ें थी वृक्षों की, वो रोका करती थी। बट अब तो कुछ नहीं है, तो बस डायरेक्टली समतल होने के कारण पानी का बहाव तीव्रता से होगा, तेजी से होगा, और वहाँ बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगा। ऐसा नहीं, अगर आप समझ गए हो तो अपने भाषा में भी, अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। और इस बिल्कुल नहीं घबराना है, आप अपने शब्दों में ही उत्तर दें, बस बात समझने की है। क्लियर हुआ कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है। तो सिंपल कि भाई पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा था, जंगल था, वन थे, वो कटाई हो गई तो पानी अब नहीं रुक पाता है, इसलिए प्रचंड रूप में, प्रचंड का मतलब क्या हुआ, विशाल रूप में, विशाल रूप में वहाँ पे बाढ़ आता है। क्लियर हुआ ना, कैसे समझ में आया कि नहीं, बताओ जल्दी। हाँ, समझ में आ रहा है ना, बहुत सुंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक एक क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इतिहास के कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। समझना है इस चीज़ को। कीमियाई प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, देखो किसी जगह पे अगर बाहरी जगह से लोग आकर के बस जाते हैं ना, तो उसको कीमियाई प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमियाई प्रक्रिया। बाहरी जगह से लोग आकर के बस गए। तो इतिहास की बात हो रही है, मतलब कि प्राचीन समय की बात हो रही है, बीती हुई कहानी, इतिहास, बीती हुई कहानी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। लेखक का कहते हैं कि चंपारण क्षेत्र में प्रायः लोग बाहर से ही आकर के बसे हैं। लेखक का ऐसा मानना है कि चंपारण के क्षेत्र में लोग प्रायः बाहर से ही आकर के बसे हुए हैं। जैसे उन्होंने बताया कि लेखक, देखो नेपाल और मिथिला की जब विजय यात्रा हुई थी, विजय यात्रा निकली थी, तो उस समय राजा आए थे नान्यदेव, चालुक्य के नृपति भी आए थे, विक्रमादित्य के सेनापति भी आए थे, और वो लोग आए तो यहीं पर बस गए। वो लोग यहीं पे आकर के बस गए। अब बताओ, ये सब इंसान का नाम है यार, ठीक है ना। अब ये मत समझना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, नान्यदेव का मतलब क्या है। ये इंसान, आदमी का नाम है, ठीक है ना। ये लोग बाहर से आए थे चंपारण में और आकर के यहीं पर बस गए। नान्यदेव ने यहाँ कर्नाट वंश का नींव डाला। कर्नाट वंश शुरू हो गई, कर्नाट वंश के शासक थे यहाँ पे। तो कर्नाट वंश का सबसे पहला राजा कौन था, नान्यदेव। ऑब्जेक्टिव ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही धीरे धीरे अंग्रेज ठेकेदार भी आ गए, पश्चिमी भारत के जमींदार भी आए, पूर्वी बंगाल और दक्षिणी बिहार के विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ आकर बस गए। मतलब अलग अलग जगहों से अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग सब लोग आने लगे और आकर के यहाँ पे बस गए। कहाँ पे, कहाँ पे, चंपारण में, ठीक है ना। तो कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला भी करना पड़ा था, और उसी समय वहाँ पे जंगल की भी क्षति हुई थी। यही इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया है, बताना है। तो हम क्या बताएंगे कि चंपारण क्षेत्र में प्रायः लोग बाहर से ही आकर के बसे हैं। जैसे राजा नान्यदेव, चालुक्य नृपति, विक्रमादित्य के सेनापति, ये लोग बाहर से ही आकर के बस गए। इनके अलावा ठेकेदार भी थे, जो अंग्रेजी ठेकेदार थे, अंग्रेज लोग, पश्चिम भारत के जमींदार लोग भी आए, पूर्वी बंगाल, दक्षिणी बिहार, अनेक अलग अलग जगहों से मजदूर, किसान और भी अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के लोग आए और चंपारण में ही आकर के बस गए। यही एक कीमियाई प्रक्रिया है, जो बाहर से आकर के बस गए। क्लियर हुआ ना। इसको एक बार और आप लोग सुन लेना, वीडियोस खत्म होने के बाद एक बार और पढ़ लेना, समझ लेना, अपने भाषा में इसे क्लियर कर लेना। और मैंने ये चीज़ें आपको नोट यहाँ पे इसलिए कर दिया ताकि ये आपको पता चले कि जंगल की क्षति कब हुई थी, किस तरह हुई थी।
तो जब कर्नाट वंश था तो वहाँ के राजा हरि सिंह देव जो बने थे बाद में, पहले तो प्रथम राजा नान्य देव थे लेकिन बाद में हरि सिंह देव, और उनको मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक के साथ युद्ध करना पड़ा था। और उसी युद्ध में क्या हुआ था, जंगल की क्षति भी हुई थी और उसके बाद वहाँ पे प्रचंड रूप में बाढ़ भी आने लगा। ठीक है ना। तो आप इसको इसलिए देखो, इसलिए मैंने इसको एक अलग कलर में रख दिया है, यहाँ से यहाँ तक की बातों को अलग कलर में रखा है। इस चीज़ को आप फोकस कर लेना, बढ़िया से समझ लेना। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट कर रखा है ऑलरेडी, आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो समझ में आ गया, कीमियाई प्रक्रिया का मतलब बाहर से आकर के बसना, और यहाँ पे लोग आकर के बसे थे। कौन कौन आया था, तो बहुत सारे लोग आए थे, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग समाज के लोग आए थे यहाँ पे। कुछ मैंने यहाँ पे नाम ले रखा है कि प्रथम राजा नान्यदेव चालुक्य के नृपति और विक्रमादित्य के सेनापति भी यहाँ पर आके बस गए। वो लोग कब आए थे, तो जब नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा की घोष हुई थी तब वो लोग यहाँ पे आए थे, और आए तो यही बस गए। समझ में आया ना। तो ये कठिन वर्ड नहीं है, ये आपके बुक का है भाई, इतना तो आपको समझना जरूर पड़ेगा। आप स्टूडेंट हो, 12th स्टैंडर्ड के हो, तो इतना जरूर, इससे पीछे भागोगे तो काम नहीं बनेगा। शब्दों की जानकारी रखना होगा, आपके बुक में है तो शब्द तो जानना ही पड़ेगा, और मैं इसे तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ आपको। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। धांगड़ शब्द, देखिए अलग अलग जगहों से लोग आए थे, उसमें कई तरह के आदिवासी भी आए थे। थार, थार राजस्थान से निकल शब्द होता है। थार का मतलब थारू, थार जो होता है एक जनजाति थी आदिवासी। उसी तरह से धांगड़, धांगड़ भी थे। ठीक है ना। ये इन लोगों को समझना है बड़ी अच्छे से, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे से समझना है आपको कि धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है, समझिएगा, बिल्कुल घबराइए नहीं। धांगड़, तो मैं जो बता रहा हूँ पहले उसको सुन लो। इन लोगों को, ये एक आदिवासी जनजाति है, आदिवासी है लोग। धांगड़ क्या है, आदिवासी लोगों को धांगड़ कहते थे। और ये लोग कहाँ से थे, तो बिहार के एक जगह है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, वहाँ से इन लोग को लाया गया था चंपारण में। कहाँ से लाया गया था, छोटा नागपुर पठार से। याद रखना ये क्वेश्चन, मैंने जानबूझ के ये चीज़ बता रहा हूँ आपको ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे, कहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए आपके पास जवाब होना चाहिए। यानी कि धांगड़ जो आदिवासी थे वो कहाँ से लाए गए थे, तो दक्षिण बिहार के छोटे नागपुर पठार से लाए गए थे। ठीक है ना। और ये लोग वंशज थे किसके, वंश समझते हो ना, एक वंशज होते हैं जिससे पूरे वंश चलती है, जन्म होते हैं बच्चों का, तो वो चीज़ वंशज हम लोग समझते हैं ना कि आप मतलब क्या समझें आप, बर्थ आप समझ रहे हो। ओरांव, मुंडा, लोहार आदिवासी जातियाँ हुआ करती थी, ओरांव, मुंडा, लोहार इत्यादि, इन लोग के ये वंशज थे, इन लोगों के जन्म उन्हीं लोगों से हुए थे। ठीक है ना। तो ओरांव भाषा जो थी, ओरांव एक आदिवासी जाति भी है, और उस जाति की भाषा में अगर धांगड़ शब्द का अर्थ समझा जाए तो होता है भाड़े का मजदूर। क्या होता है, भाड़े का मजदूर, जिन्हें बाहर से यहाँ पर बुलाया गया था कि आप आइए यहाँ पे काम कीजिए, बस शोषण हुआ करता था इन लोग का। तो उरांव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज हैं। इन लोगों को नील की खेती के सिलसिले में बुलाया गया था। 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ लाया गया था। चंपारण में नील की खेती करने के लिए यहाँ पे इन लोग को बुलाया गया था। किन लोग को, धांगड़ों को। तो धांगड़ क्या थे, भाड़े के मजदूर थे, किसान थे। और ये किसके वंशज है, किसके वंशज है, तो उरांव और मुंडा लोहार जनजाति के, आदिवासी जातियों के, इन लोग के क्या है, ये वंशज है। और ये बिहार के छोटे नागपुर पठार से लाए गए थे। कब लाए गए थे, 18वीं शताब्दी के अंत तक लाए गए थे। ये चीज़ें आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ों को नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके। तो धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है, वैसे क्वेश्चन पूछा है। और एक चीज़ बच्चा लोग ध्यान रखना, आपको वर्ड मेंटेन करना एग्जाम में देखना है कितने शब्दों में उत्तर पूछ रहा है, उस शब्द को वैल्यू रखना है, उस शब्द को मेंटेन। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप 40 शब्दों में उत्तर थे और आप 10 शब्दों में या 20 शब्दों में ही उत्तर देकर निकल गए, तो आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी एक पॉइंट होती है कि वर्ड मेंटेन जरूर रखना है, वर्ड लिमिटेशन पे ध्यान रखना है, कितने शब्दों में आंसर पूछ रहा है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आंसर है, उस हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा। उस तरह से धांगड़ लोग जैसे आए थे, उसी तरह से राजस्थान शब्द से निकला एक थार। थार जो होता है ना, थार, वहाँ की जनजाति थी थार, थारू बोलते हैं, थारू। और इसका बहुवचन में होता है थारुओ। जैसे धांगड़ तो धांगड़ो, तो थारू तो थारुओ।
ये सब जाति आकर के यहाँ पर बसी थी। कब? जब से 1973 के आसपास में इस कविता, इस निबंध को, सॉरी कविता नहीं निबंध है, इसको प्रकाशित किया गया था। और इससे करीब 500-700 वर्ष पहले की बात है, ठीक है ना, करीब 700 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय ये लोग आकर के यहाँ पर बस गए थे। कहाँ पे? चंपारण में। तो सबकी कला हुआ करती थी। जैसे थारू जनजाति थी, इनकी अनुपम कला क्या थी? गृह कला। ये लोग घर में बड़ी अच्छे कलाकारी करते थे। थारू जनजाति, धांगड़ की नहीं, धांगड़ तो नृत्य कला करते थे, नृत्य कला इनकी बहुत अच्छी थी। लेकिन थारुओं की जो कला थी वो गृह कला थी, घर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कलाकारी किया करते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके कलाकारी के बारे में ही वो क्वेश्चन होगा। समझ में आ रहा है ना? देखो ये क्वेश्चन आ गया कि थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। आंसर बड़ा है या छोटा ये मैंने नहीं रखता, आपको समझ में आया कि नहीं ये बहुत बड़ा मैंने रखता है। आप अगर किसी चीज़ को समझ गए हो तो उसको छोटा रूप में भी लिख सकते हो, और उसको अगर आप चाहो तो एक्सपेंड करके बड़ा भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है समझने पे। थारुओं की कला का परिचय अपने पाठ के आधार पर दे। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया कि इनकी अनुपम कला क्या थी, मतलब मुख्य कला थी घर की कला। घर के कला में बहुत ही ये इंटरेस्टेड थे। कौन? थारू लोग, थारू जाति के जो लोग थे ना। थारू क्या है? थारू जनजाति है, जाति है। ये लोग आकर के यहाँ पे बसे थे, ठीक है ना। ये लोग अपने आप को आदिवासी नहीं मानते थे। थारू जो थे वो अपने आप को आदिवासी नहीं मानते थे, लेकिन धांगड़ आदिवासी थे। समझो यहाँ पे बातें नोट करने वाली है कि थारू जनजाति जो थी वो अपने आप को आदिवासी नहीं मानते थे, लेकिन धांगड़ जो थे वो आदिवासी मानते थे। देखिए इन लोग की ज़िंदगी में बहुत कला मायने रखता था, कला बहुत ही मायने रखता था। थारुओं के लिए कला उनका महत्वपूर्ण अंग है। उनकी कला वास्तव में सराहने के योग्य है, बड़प्पन योग्य है। समझना है, आप अपने से भी इसमें वर्ड जोड़ सकते हो। उनकी कला वाकई सराहने के योग्य है, क्योंकि वो क्या करते थे, वो अपने घर में धान समझते हो ना, चावल वाला जो धान उपज होता है खेत में, तो धान को रखने के लिए वो बनाते थे बर्तन। एक पात्र हुआ करता था जिसे हम लोग खांची भी कहते हैं, गांव देहातों में उसे खांची के नाम से जाना जाता है, खांची। तो वो जो सींक होता है ना, सींक के बनाते हैं, और उस सींक को रंग बिरंगे कर देते हैं, कलरफुल बना देते हैं, रंग से रंग करके अलग अलग रंग के सींक का वो कितना अच्छा टोकरी बना देते हैं। वो इनकी एक महत्वपूर्ण कला थी। देखो वे अपने घरों में धान रखने के लिए कई तरह के रंगों वाली सींक से, सींक समझते हो ना, सींक, उससे टोकरी, टोकरी क्या है, पात्र बनाते थे। कौन? थारू लोग, थारू जाति के जो लोग थे ना, वे अपने घरों में धान रखने के लिए वो पात्र बड़ी अच्छे से बनाया करते थे, रंग बिरंगों। और देखो झोपड़ी के अंदर प्रकाश के लिए तो भाई दीपक बनाना है, दिया। तो झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक थे उसमें भी उनकी कला नजर आती थी, बड़ी अच्छा कलाकारी उनमें भी था। बहुत अच्छे तरीके से ढंग से दिए बनाया करते थे वो प्रकाश के लिए। शिकारी और किसान के लिए काम आने वाले जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते थे, उनमें भी उनकी बहुत ही सुंदर कला दिखती थी। ये सब अपने शब्द है, आप एक बार ध्यान से सुनोगे समझोगे तो बहुत अच्छे से अंदर जाएगा, डायरेक्ट दिमाग के अंदर जाएगा। मूंज एक रस्सी होता है ना, मूंज जो रस्सी ऐसे, उसको बहुत ही अच्छा चेन की तरह बनाया जाता है, चैन सिकड़ी समझते हो ना, उसी तरह से उसको लपेट करके ये लोग बनाया करते थे, बहुत ही अच्छा, ठीक है ना। तो उसमें भी इनकी कलाकारी नज़र आती थी, इनकी थारुओं की। तो यहाँ से पहले 3 पॉइंट आपको मन में रखना है पठित पाठ के आधार पर। 3 बातें कि वे धान के लिए बहुत सुंदर टोकरी बनाते थे सींक का। दूसरी बात है कि घर में प्रकाश के लिए बहुत अच्छे कलाकारी से दीपक बनाया करते थे, दिया। तीसरी बात है कि किसानों के काम या फिर शिकारियों के काम में आने वाले जो रस्सी मूंज के बनाते थे उनमें भी बहुत अच्छी इनकी कलाकारी थी। ये सब कलाकारी थी, लेकिन इसके अलावा उनकी सबसे अच्छी कलाकारी थी उनके घर का एक रीति रिवाज, एक संस्कार। इन सब कलाओं के अतिरिक्त सबसे मनोहर कला थी नववधू का अनोखा कर्तव्य। जो नई वधू आती थी, घर में नए शादी विवाह होते थे तो वधू आती है ना, तो नववधू जब आती है तो उसका एक इन लोग का एक संस्कार था, सारे परिवार में एक संस्कार था इन लोग का, ध्यान रखेंगे। तो नववधू के लिए एक पवित्र संस्कार था, उनमें इन लोग का बहुत अच्छा कलाकारी था। वो क्या था कि उन लोगों में ऐसा रिवाज था
कि हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है। ये सारे परिवार का जो थारू जाति के जो जितने भी लोग थे, उन लोग के परिवार में एक ये संस्कार था कि सबको खाना लेकर के, जो पति थी वो हर पत्नी अपने पति के लिए खाना लेकर के दोपहर में जाती थी खेत में। ये संस्कार ही है। और जो नई बहू आई है उनको तो पहली बार वो संस्कार जब करना होता है तो उस समय बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। वधू जब ये काम पहली बार करती है, देखो पहली बार, अच्छे से समझो इसको, आप शॉर्ट भी कर सकते हो और लॉन्ग भी कर सकते हो। वर्ड लिमिटेशन के आधार पे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह के शब्द पूछे जा रहे हैं, मतलब किस तरह के शब्द का मतलब क्या हुआ कि कितने शब्दों में आपको उत्तर देना है, वो चीज़ ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपको बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि आप खुद से उसको वर्ड लिमिटेशन कर सको। तो सबसे कला अच्छा क्या था, उन लोग के घर का एक पवित्र संस्कार वाली कला। उन लोगों में क्या रिवाज था कि हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर के पति के पास खेत में जाती है। और जो पहली बार पत्नी ये काम करती है, वधू जब ये काम पहली बार करती है तो माथे के ऊपर पहले क्या लेती है, पीढ़ा, और पीढ़ा पर वो सींग से बनी टोकरी रख लेती है। टोकरी, जो टोकरी बनाते थे ना सींग का, उसमें खाना रख लेती है। और उसके देखो चारों तरफ, उस टोकरी के चारों तरफ झालर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? झालर। तो पहले माथे के ऊपर पीढ़ा रख लेती है, पीढ़ा के ऊपर वो सींग की टोकरी, और फिर उसमें खाना ले लेती है। क्या ले लेती है? खाना। देखो पहले पीढ़ा के बाद उस सींग पे टोकरी, और उसके बाद उसमें खाना। और वो तो पता है आपको कि वो टोकरी के चारों तरफ से क्या लगे हुए हैं? झालर। उसे दोनों हाथों से संभालते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ खेतों में जाती है। ये इनकी कलाएँ थी। और जब जाती है धीरे धीरे कदम बढ़ाती है सुहाग भरी औरत, तो एकदम पग बढ़ाती हैं धीरे धीरे, तो वो झूमर की झन झन आवाज़ सुनकर पूरे गांव इकट्ठे हो जाते थे। ऐसा लग रहा था कि हाँ, कोई नई वधू आई है जो कि ये पहले संस्कार करने चली है। यह दृश्य बहुत ही सुहावन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये दृश्य। कौन से दृश्य? जो मैंने आपको अभी बताया, वो दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार कमेंट करके बताएंगे। आपको ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार इसे ज़रूर बताएंगे। कला थी थारुओं की, बहुत अच्छी अच्छी कलाएं थी, लेकिन सब कलाओं में सबसे अच्छा ये कला लगा जब टोकरी को दोनों हाथों से संभाले लाज भरी सुहाग भरी वधू धीरे धीरे खेतों की ओर पैर बढ़ाती है। तो वो झनझन की आवाज़ सुन करके सारा गांव जान लेता है कि वधू जो है अपने प्रियतम के पास कलेऊ लेने जा रही है। कलेऊ मतलब समझते हो ना, खाना, कलेऊ कराने जा रही है, खाना लेकर के वो जा रही है, यानी भोजन कराने के लिए जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बताओ इसमें क्या समझना है आपको और क्या दिक्कत है? हमको तो लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें पॉइंट आउट करना है कि उनकी कलाएं में आपको पहले 3 कला को आपको ज़रूर लिखना है कि वे बहुत सीख के बहुत ही अच्छे रंग बिरंगे टोकरी बनाते हैं धान रखने के लिए। उसके बाद अपने घर में प्रकाश के लिए जो दिए बनाते थे, दीपक, उसमें भी उनकी कला नज़र आती थी। उसके बाद किसान और शिकारियों के लिए जो मुंज के रस्सी बनाते थे, उसमें भी उनकी कलाएँ थी। उसके बाद इन सब कला के अलावा उनमें सबसे अच्छा कला था, सबसे अनुपम कला था वो नववधू का पवित्र संस्कार, जो कि अपने पति को, वहाँ पे रिवाज क्या था कि हर पत्नी जो है अपने पति को भोजन कराने दोपहर के लिए खेत में जाती थी। और पहली बार जो करती है तो पहली बार माथा पे पीढ़ा रख के वो टोकरी में खाना और चारों तरफ से झालर होते हैं और दोनों हाथे से पकड़ कर उसे धीरे धीरे पैर बढ़ाते हुए जाती है। झनझन की आवाज़, पूरे गांव जान लेता है कि वधू जा रही है अपने प्रियतम के पास कलेऊ कराने। अब समझ में आ गया ना? तो हमारे ख्याल से ये चीज़ उत्तर आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसको वर्ड लिमिट अपने से कर सकते हो। हाँ जी, चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन, चंपारण में आपको पता होना चाहिए गांधी जी के आंदोलन यहाँ से भी शुरू हुए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप 10th क्लास में ही पढ़े हो। चंपारण में नील की जो खेती हुआ करती थी, उसमें अंग्रेजों ने किस तरह से किसानों पर अत्याचार किया था, ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि अंग्रेज जो ठेकेदार थे ना, 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया था। अब बताओ, ये चीज़ मैंने जानबूझ के लिखा ताकि 19वीं सदी आपको याद रहे कि अंग्रेज़ ने चंपारण में नील की खेती का आविष्कार कब किया था, मतलब शुरू कब किया था, विस्तार कब किया था। तो आपको याद रखना 19वीं सदी। एक एक वर्ड पे टॉपर ऐसे नहीं बनते हैं। टॉपर के लिए टॉप क्लास की पढ़ाई करनी पड़ती है,
बेस्ट के लिए बेस्ट होना पड़ता है। केवल पास होने के लिए तो काफ़ी है, बहुत सारे आंसर इधर उधर पड़े मिलेंगे आपको, बट टॉप के लिए टॉप एजुकेटर चाहिए, टॉप क्लास की स्टडी चाहिए, और टॉप आपको भी बढ़ना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। तो एक एक चीज़ को क्लियर करो कि अंग्रेज ठेकेदार ने 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया था। उस समय नील की बहुत मांग थी। क्यों मांग थी पता है? क्योंकि रंग उसी से बनाए जाते थे, उसी से रंग बनाए जाते थे, क्योंकि नील से ही रंग बनाए जाते थे, और उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती थी, तो अंग्रेज़ों को पैसा कमाने में बहुत ही मुनाफा मिलता था। नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेज़ों ने बहुत अत्याचार किए हैं। क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि अंग्रेज़ नीलहे किसानों पर, अंग्रेज जो है, नीलहे किसान का मतलब कि नीले रंग के किसान नहीं, नील की खेती करने वाले किसान पे उन्होंने क्या अत्याचार किया था? तो बहुत अत्याचार किया था। नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेज़ों ने बहुत अत्याचार किए हैं। क्या क्या किए हैं? तो वे किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। बताओ, नील की खेती करने की एक सबसे बड़ी डिमेरिट क्या थी कि जिस भूमि पे आप नील की खेती एक बार भाई कर दो तो उसकी उर्वरा शक्ति वहाँ से ख़त्म हो जाती है, और वहाँ बार बार आप केवल नील ही उपज कर सकते हो, बाकी फसल वहाँ पे उपज नहीं हो सकती है। ये सबसे बड़ी डिमेरिट पॉइंट थी। और अंग्रेज़ लोग जो थे ना, वो ज़बरदस्ती किसानों से यहाँ नील की खेती करने के लिए ही कहते थे। तो बताओ, नील की खेती लोग वहाँ पे करेंगे तो खाएंगे क्या? खाने के लिए अनाज कहाँ से उपज करेंगे? इतने वो अत्याचार करते थे अंग्रेज लोग, इतने अत्याचार। उन्होंने ऐसा कर दिया, एक ऐसा नियम रख दिया कि प्रत्येक 20 कट्ठा ज़मीन में भाई 3 कट्ठा नील की खेती करना है। अगर किसी के पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो 3 कट्ठा नील की खेती एकदम अनिवार्य है करना। और समझो, वो सारा चीज़ उन लोग के पास जाता था, अंग्रेजों के पास। वो इतना अत्याचार करते थे। समझो, मैं अपने वर्ड में समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में डायरेक्टली जाए। अब बताओ, ऐसा भी था कि जिस किसान के घर में भाई शादी विवाह हो, चाहे खुशी का माहौल हो, तो अंग्रेज जो साहब थे, अंग्रेज साहब, उनके यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। पहले उनको भाई भेजो, दाम दो, उनको पैसा दो कि भैया चाचा हमारे घर खुशी का माहौल है, मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, लीजिए ये अपना रकम और मुझे खुशी से शादी करने दीजिए। ऐसा था। बड़ी भारी रकम चुकाने पड़ते थे, नजराना के साथ साथ रकम भी चुकाने पड़ते थे जो नील की खेती नहीं करता था। साहब जी, अंग्रेज साहब जी अगर बीमार पड़ जाएं तो उनके इलाज के लिए पैसे किसानों से वसूले जाते थे। बताओ, इतना अत्याचार कोई करता है? और अंग्रेज नील के किसानों पर बहुत, नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार किए हैं। क्या क्या अत्याचार किए हैं? पॉइंट नोट करना है। बहुत अत्याचार किए, ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, अलग अलग जगहों से किसानों को बुलाते थे नील की खेती करने के लिए कि करो। नहीं, कैसे करोगे? आँख मतलब ताकने की हिम्मत नहीं थी अंग्रेजों के सामने किसी को। लेकिन उसी में से किसी ने हिम्मत किया तो आज हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी देश की आज़ादी मिली। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत माता ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है, और दिया भी था, जो कि बलिदान हो गए हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारी मिट्टी की लाज के लिए। और आज भी हमारे देश में कई ऐसे वीर पुत्र सपूत हैं जो अभी भी देश को बचाए हुए हैं। तो बताओ, अब ऐसा था कि अंग्रेज साहब लोग अगर बीमार पड़ जाए ना, तो पैसा किसान भाई लोग देंगे, वसूली होगा। चलो जी, सब पैसा निकालो, जितने पैसे आप रखे। अगर हाथी खरीदा था, लोग हाथी खरीदता था, तो बताओ, हाथी खरीदने के साहब अगर हाथी खरीदते हैं तो अपने पैसे जो रखे हुए, कमा के रखे हो ना, उसमें से कुछ ना कुछ तो पैसा देना ही पड़ेगा उनको। तो ये सब अत्याचार किया करते थे अंग्रेजों ने किसानों पर, बड़ी अत्याचार किए हैं लोग। समझ में आ गया ना? तो ये 5 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? मैं केवल पाठ का क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहा हूँ और इसमें से ही आता है, इसके लिए निश्चिंत रहें। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? बात ऐसा था कि अगर देखा जाए तो दक्षिण बिहार में अब लोगों के अंदर ये भावनाएं जग गई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ भावनाएं जग गई थी, क्योंकि वहाँ पे क्रांतिकारी लोग अब विचारों को समझ गए थे। और अगर वो क्रांतिकारी भावनाएं मतलब कि आसपास के पास पड़ोस के जगहों पर पहुंच जाए तो अंग्रेज़ों को वहाँ टिकना बहुत मुश्किल था और उनकी हार हो जाती और वे अत्याचार नहीं कर पाते। अंग्रेज़ों के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे।
फैल गए थे, मतलब कि अब अंग्रेज़ के प्रति यहाँ पे बहिष्कार होना शुरू हो गया था। अंग्रेज़ों के साथ वहाँ बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कहाँ पे? दक्षिण बिहार में। अगर ये क्रांतिकारी विचार एवं बगावत अन्य जगहों पर फैल जाता तो अंग्रेज़ों का बहुत भारी नुकसान होता। अगर हर जगह पे ये चीज़ फैल जाता और फैल जाता तो क्या होता कि अंग्रेज़ को वहाँ से हटना पड़ता, फिर अंग्रेज़ों जो नील के क्या खेती हुआ करती थी उससे जो मुनाफा मिलता था वो तो सारा चीज़ बंद हो जाता ना। तो बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा नुकसान होता किसको? अंग्रेज़ों को। वे नहीं चाहते थे, वहाँ पे तो गंगा थी, वो गंगा पर अगर पुल बनेगा तभी ना लोग वहाँ से पार करके कहीं जाएंगे। तो पुल बनाने में उन लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुए, बिकॉज कि अगर वो पुल बना देंगे तो आना जाना आसान हो जाएगा और यहाँ की बातें वहाँ पहुँच जाएगी। क्रांतिकारी हर जगह हम लोग के प्रति क्रांतिकारी विचार हो जाएंगे, तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ, हम लोग जाएंगे कहाँ, हम लोग को मुनाफा भी नहीं मिलेगा। यानी फाइनली आपको समझ में आ रहा है ना कि गंगा पे पुल अगर बन जाएगा तो यहाँ की बात को वहाँ आसानी से पहुँचाया जा सकता है, आना जाना सुविधा हो जाएगा। सारे लोग एक साथ जुट करके अंग्रेज़ों के प्रति क्रांतिकारी बगावत कर सकते हैं। तो अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। अंग्रेजों के साथ वहां बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगर ये क्रांतिकारी विचार एवं बगावत अन्य जगहों पर फैल जाता तो अंग्रेजों का बहुत भारी नुकसान होता। और कोई चाहेगा कि हमारा नुकसान हो, और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले, इसीलिए वे गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। दिलचस्पी का मतलब उत्सुकता, जागरूकता, वो नहीं चाहते थे ज़्यादा कि भाई जल्दी से जल्दी यहाँ पे पुल बने, ये नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर पुल बन जाएगा तो यहाँ के विचार वहाँ पहुँच जाएंगे, सारे लोग इधर उधर जा करके कह देंगे, हल्ला मच जाएगा और फिर हम अंग्रेज़ों को भागना यहाँ से पड़ जाएगा। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे पुल बने। कहाँ पे? गंगा पे। तो आप इसको अच्छे से अपने शब्दों में भी लिख सकते हो कि दक्षिण बिहार के क्रांतिकारी विचारों को अंग्रेज नहीं चाहते थे कि अन्य जगहों पर जाएं, इसलिए वे लोग पुल बनाना नहीं चाहते थे, वे पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं लिए। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, वर्ड लिमिट पे ही ध्यान रखना। एग्जाम में कितना शब्द का उत्तर खोज रहा है उसके हिसाब से उत्तर देना और अपने शब्दों में उत्तर देने का ज़्यादा कोशिश। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण में जब गांधी जी आए थे ना, तो गांधी जी वहाँ पे गए तो देखे कि वहाँ की व्यवस्था बड़ी दुर्व्यवहार की तरह थी, बहुत ही बेकार स्थिति हुआ करती थी। विशेष करके उन बच्चों की क्या स्थिति होगी। यहाँ पे लोग आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति को सुधारने का सबसे बड़ा एक महामंत्र रामबाण ब्रह्मास्त्र है। क्या? शिक्षा। क्या है? शिक्षा। तो गांधी जी ने सोचा कि पहले यहाँ पे शिक्षा के लिए कुछ हमें करना चाहिए, और उन्होंने कहा था किनसे? उन्होंने कहा था किससे? आपको पता है, रामनवमी प्रसाद जो थे, उन्होंने उनसे ये बातें करते हुए गांधी जी कहे थे कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से भाई काम नहीं चलने वाला है। गाँव के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है करना, बहुत ही ज़रूरी है शिक्षा की व्यवस्था को करना। तब जाकर के गांधी जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि चंपारण में कुछ गांव में विद्यालय खोला जाए और वहाँ पे बच्चों को शिक्षा दिया जाए। तब उन्होंने थोड़े ही दिन बाद 3 गांव चुना। 3 गांव में एक नाम था बड़हरवा, याद कर लेंगे नाम, बड़हरवा, भितिहरवा और मधुबन। अब ये क्या है सर? बच्चा लोग ये गांव का नाम है, इसका कोई मीनिंग नहीं, ये गांव का नाम है। अब बहुत बच्चे सर बड़हरवा क्या है समझ में नहीं है। बड़हरवा और मधुबन और भितिहरवा ये तीनों गांव के नाम हैं। चंपारण में 3 गांव थे। ये जो अभी विद्यालय की बात हम कर रहे हैं वहाँ पे वैसे गांव बहुत थे, बट यहाँ पे अभी 3 गांव की चर्चा हो रही है। एक बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा। वहाँ पे आश्रम विद्यालय गांधी जी ने खुलवाया, और बताओ कि बहुत निष्ठावान मतलब कर्तव्यनिष्ठ काम करने वाले और अच्छे एजुकेटेड कार्यकर्ता को वहाँ पे तैनात किया गया ताकि आप सही सारा अच्छा से व्यवस्था स्कूल को संभालिए। गुजरात से, महाराष्ट्र से उन्होंने बुलाए थे, और शिक्षक तो बुलाए थे समझो इंजीनियर जो विदेशों से शिक्षा प्राप्त कर किए थे, उनको यहाँ पे वो बुलाए थे। देखो तो शिक्षा की व्यवस्था की केवल बात हो रही है कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी के विचार से, मैंने अभी आपको जो बताया उसको देखो कि गांधी जी के विचार से आर्थिक समस्याओं को दूर करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा।
सही बात है। आप अपने घर में देखो, सब कोई बोलता है देखो यार पढ़ लो, पढ़ तो लो कम से कम। यही एक चीज़ है जिसमें कोई बंटवारा नहीं होगा। अरे पढ़ लिख जाओगे तो कभी पेट के लिए तो ज़रूर अच्छे हो जाओगे, दो रोटी की कभी कमी नहीं पड़ेगी। मतलब है कि ये मुहावरा बोला जाता है कि एकमात्र शिक्षा ऐसा चीज़ है जिससे कभी आप भूखे नहीं रह पाओगे। आप समाज को एक नया दिशा दोगे, समाज के बच्चों को आगे ले जाओगे। शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ है, इससे बढ़कर के इस धरती पर कुछ भी नहीं है। अनमोल चीज़ है शिक्षा। और हर प्रकार की स्थितियों को शिक्षा जिसके पास होगा उसके पास समझदारी होगी, वो कर्तव्यनिष्ठ होगा, कर्मशील होगा, पक्का है, फिक्स है उसमें। तो गांधी जी क्या कहते हैं, उनके विचार से आर्थिक समस्याओं को अगर दूर करना है तो उसका एकमात्र उपाय है शिक्षा। गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए वहाँ के 3 गांव बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में आश्रम विद्यालय की स्थापना की। ये बात मैंने अभी बताया ना, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा। कुछ लोग ये भी कह देंगे कि सर जी भितिहरवा का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, बड़हरवा क्या है, ये सब अजीब अजीब शब्द है किताब में। भैया जी ये गांव का नाम है, एंड बहन जी लोग, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा ये गांव का नाम है, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। और इन तीनों गांव में गांधी जी ने आश्रम विद्यालय की स्थापना की। उन विद्यालयों की जिम्मेदारी गुजरात और महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ताओं को दिया गया। सोचो, गांधी जी ने शिक्षा के लिए बहुत ही अनमोल कदम उठाए थे कि वो जो कार्यकर्ता थे वो गुजरात और महाराष्ट्र से एजुकेटेड थे, शिक्षित थे। विदेशों से शिक्षा प्राप्त शिक्षक वहाँ रखे गए जिनके पास अच्छी जानकारी हो, ताकि संचालन बहुत ही अच्छे से हो विद्यालय का। तो बच्चा लोग ये चीज़ रहा। और इस चैप्टर में आपको और भी क्वेश्चंस हैं जिसको मैं अगले सेशन में लेकर के आऊँगा, नेक्स्ट क्लास में। ओके, ये चीज़ फोकस करेंगे। और आपको एक सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि इससे आगे का प्रश्न उत्तर अगला वीडियो में आएगा, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप एक आदर्श छात्र की भांति इसका नोट्स अच्छा से बनाएं और उस नोट्स को बना करके आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, ताकि मैं आपकी जिम्मेवारी को समझ पाऊँ कि आप अपनी जिम्मेवारी पूरे किए कि नहीं। इग्नोर नहीं करने को, बात को समझने को। आप नोट्स कंप्लीट करो और उसके बाद इस व्हाट्सएप पे आप उसे भेजिए, सारे नोट्स आपके चेक किए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज का क्लास कैसा रहा ज़रूर कमेंट करके बताना, और शेयर ज़रूर करना। इसको शेयर करो, इस चैनल को शेयर करो, इस वीडियोस को शेयर करो, सबको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। उन्हें भी बोलो कि ये पढ़ें, बिकॉज लॉकडाउन में घर में ही रहना है, घर में ही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ऐसा फील ना हो कि हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और समय समय से क्लास ज्वाइन करो। और भी वीडियोस हैं हिंदी के, इंग्लिश के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के इस चैनल पे, आप उसे ज़रूर देखें। चैनल का होम पेज खोल लीजिए और नीचे में जाकर के देखिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें जो वीडियोस आप चाहें देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ पढ़ा हुआ है, उसे ज़रूर देखें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कल इसका दूसरा पार्ट आएगा, ज़रूर आप लोग एक्टिव रहेंगे समय से। और केमिस्ट्री का क्लास भी सुबह 9 बजे ज़रूर ज्वाइन करें। जितने लोग हिंदी मीडियम वाले हैं भाई, केमिस्ट्री का क्लास जरूर 9 बजे से सुबह में ज्वाइन करें। शाम इंग्लिश 4 बजे से है और रात को 9:30 बजे से हिंदी का क्लास। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल वाली बेल आइकन को ज़रूर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके बताना आज का क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। ओके, बाय बाय। Good night to all of you and sweet dreams and good morning in advance. Bye. Love you all.